हेलो डियर स्टूडेंट्स, मेरा नाम है इंद्रजीत सिंह और हम मिल रहे हैं हमारे अपने ग्रोइंग खूबसूरत से यूट्यूब चैनल आरटी अकेडमी पर। आरटी अकेडमी पर हम कर रहे हैं क्लास 11 12th के ईयर लॉन्ग लेक्चर सीरीज। आपने देखा है क्लास 12th के हम सैंपल पेपर्स तक आ गए हैं। 11th क्लास में लास्ट चैप्टर चल रहा है, इसको जैसे ही फिनिश करेंगे हम आपके लिए भी कुछ सैंपल पेपर के सॉल्यूशंस लाएंगे। किस तरह पेपर आएगा, किस तरह का फॉर्मेट स्टैंडर्ड रहेगा और उस पेपर को किस तरह अप्रोच करेंगे। फिलहाल वेव चैप्टर चल रहा है और आज जो कहानी है वो डॉपलर इफेक्ट की है और डॉपलर इफेक्ट के साथ एडिशनली हम करेंगे कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ साउंड। कैरेक्टरिस्टिक्स के दो मतलब होते हैं, एक ग्राफ से और एक उसकी प्रॉपर्टीज से। हम प्रॉपर्टीज की बातें करेंगे। साउंड की प्रॉपर्टी से मतलब ये है कि साउंड की कौन सी प्रॉपर्टीज हैं, फीचर्स हैं जिनकी वजह से हम दो लोगों के साउंड को डिफरेंट रिकॉग्नाइज कर पाते हैं, या कर पाते हैं कि हाँ ये आवाज किसी की है, दूसरी आवाज है, दो आवाजों को डिफरेंशिएट कर पाते हैं। वो कौन कौन सी प्रॉपर्टीज है, उन प्रॉपर्टीज की आज हम बातें करेंगे। और फिलहाल डॉपलर इफेक्ट की बातें करेंगे। डॉपलर इफेक्ट क्या है, चलो देखो। हम V इक्वल टू एफ लैम्डा पढ़कर आए। इसमें आपने कहा कि V जो है वो मीडियम डिपेंडेंट है। लैम्डा बोथ डिपेंडेंट है, मतलब मीडियम और सोर्स दोनों पर डिपेंड करता है। लेकिन जो फ्रीक्वेंसी है ये सोर्स डिपेंडेंट है। लेकिन ऑब्जर्वर क्या फ्रीक्वेंसी रिसीव कर रहा है, परसीव कर रहा है, वो सिर्फ इस बात पर डिपेंड नहीं करती है कि सोर्स ने कितनी फ्रीक्वेंसी निकाली। मान लीजिए कोई सोर्स है, साउंड क्रिएट कर रहा है 400 हर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी, तो फिक्स हो गया कि 400 हर्ट्ज फिक्स, क्योंकि साउंड तो सोर्स डिपेंडेंट ही है फ्रीक्वेंसी, ठीक है। लेकिन ऑब्जर्वर तक वो 400 ही पहुंचेगी या कम या ज्यादा पहुंचेगी, ये इस बात पर भी डिपेंड करता है कि जो साउंड के सोर्स है और जो ऑब्जर्वर है ये मूव कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। छोटा एग्जांपल है, आप किसी रोड पे खड़े हो, रोड से एक एम्बुलेंस आ रही है, उसका सायरन बज रहा है। आपको पहले कम श्रिल सुनाई देगी, तीखी आवाज नहीं लगेगी, पतली नहीं लगेगी, ठीक ठाक आवाज सुनाई देगी। जैसे जैसे वो एम्बुलेंस आपके पास आ रही है, आवाज बहुत श्रिल, बहुत पतली, चुभती हुई लगेगी। फिर जब वो दूर चली जाएगी तो जैसे जैसे वो दूर जा रही होगी वैसे वैसे वो आपको पहले के मुकाबले कम श्रिल लगेगी, कम पतली और तीखी लगेगी आवाज। अगर सोर्स और ऑब्जर्वर एक दूसरे के पास या एक दूसरे से दूर जा रहे हो तो ऐसे समय में ऑब्जर्वर जो फ्रीक्वेंसी परसीव करता है, उसे जो लगता है कि मैं फ्रीक्वेंसी सुन रहा हूं, वो नहीं होती जो सोर्स निकाल रहा है। कुछ अलग फ्रीक्वेंसी परसीव की जाती है। तो ऑब्जर्वर ऑब्जर्व्स स्लाइटली डिफरेंट फ्रीक्वेंसी दैट इज एमिटेड बाय सोर्स एक्चुअली। और ये कब होता है, जब हमारे सोर्स और ऑब्जर्वर ये दोनों एक दूसरे से दूर या एक दूसरे के पास आ रहे हैं। तो whenever there is a relative motion between source and observer, the frequency emitted by source is not heard by observer. Observer कुछ अलग ही परसीव कर रहा है। कैसे करता है वो अभी हम देखेंगे। इसी को डॉपलर इफेक्ट बोलते हैं। Whenever there is relative motion between source का मतलब साउंड सोर्स, साउंड जो क्रिएट कर रहा है, एंड ऑब्जर्वर, then frequency observed by observer is slightly different, कम या ज्यादा दोनों हो सकती हैं डिपेंडिंग अपॉन कि दोनों एक दूसरे के पास आ रहे हैं, एक दूसरे से दूर जा रहे हैं। Then that is actually emitted by source. देखिए, जब भी कभी सोर्स और ऑब्जर्वर में रिलेटिव मोशन होता है तो सोर्स
से जो एक्चुअली फ्रीक्वेंसी निकली है वो ऑब्जर्वर नहीं सुनता, उससे स्लाइटली डिफरेंट, कम या ज्यादा सुनता है। और ये फ्रीक्वेंसी में जो चेंज है ये फिनोमेना आपका कहलाता है डॉपलर इफेक्ट। हम फ्रीक्वेंसी लिखेंगे बेटा एफ नॉट। एफ नॉट का मतलब होगा ओरिजिनल फ्रीक्वेंसी। ओरिजिनल फ्रीक्वेंसी का मतलब है ये वो फ्रीक्वेंसी है जो सोर्स खुद सच में निकाल रहा था। अच्छा, एफ प्राइम क्या है? इसे हम कहेंगे एपरेंट फ्रीक्वेंसी। एपरेंट फ्रीक्वेंसी क्या है? एपरेंट फ्रीक्वेंसी का मतलब है वो फ्रीक्वेंसी जो एक्चुअली हमारे ऑब्जर्वर ने परसीव की, ना कि सोर्स ने निकाली। ठीक, और ये फ्रीक्वेंसी का चेंज हो जाना कहलाता है डॉपलर इफेक्ट। ये लाइट में भी होता है, साउंड में भी होता है। हालांकि बोर्ड के कोर्स में पढ़ाया नहीं जाता है, छोड़ा जाता है इसे, लेकिन स्टिल हम ये काम कर रहे हैं। और ये साउंड में जो है वो पोर्शन हमारे कोर्स में। ठीक, चलते हैं आगे, काम करते हैं। पहला केस इसका बनाते हैं। फर्स्ट केस कहता है कि व्हेन ऑब्जर्वर is stationary and source is moving. अब मोशन दो तरह से हो सकता है। पहला टुवर्ड्स ऑब्जर्वर और दूसरा अवे फ्रॉम द ऑब्जर्वर। ये हो सकता है दो तरह से, सोर्स जो है वो दौड़ सकता है ऑब्जर्वर की तरफ, ऑब्जर्वर से अवे। तो सबसे पहला जो केस है वो हम कर लेते हैं और वो है टुवर्ड्स द ऑब्जर्वर। तो ध्यान दो, ये हमारा सोर्स है, ये हमारा ऑब्जर्वर है और इनके बीच में कुछ दूरी है और वो दूरी ये है। एक वेवलेंथ के बराबर इसे मान लें तो बात बनेगी। ठीक है, एक वेवलेंथ का मतलब लगभग कुछ ऐसी बात हो गई। ठीक, अच्छी बात है। और साउंड जो चल रहा है वो साउंड चल रहा है कुछ v स्पीड से। साउंड की स्पीड है बेटा, सोर्स और ऑब्जर्वर की नहीं, साउंड की स्पीड है v। और t टाइम में कितना चलेगा? कितनी दूरी चलेगा? तो बेसिकली ये दूरी कितनी है? ये दूरी है v into t, ऐसा। ठीक, क्या फ्रीक्वेंसी हमारा ऑब्जर्वर सुन रहा है अभी, या सोर्स क्या निकाल रहा है? अगर फ्रीक्वेंसी को देखें तो फ्रीक्वेंसी को कैसे लिखा जा सकता है? तो हम कहेंगे कि v इक्वल टू एफ लैम्डा के मुकाबले में जो लैम्डा हम अभी सुन रहे हैं वो लैम्डा की वैल्यू जो है वो बनेगी v अपॉन एफ नॉट। ये तब की बात हो रही है जब कोई दौड़ नहीं रहा, ये ओरिजिनल फ्रीक्वेंसी या ओरिजिनल वेवलेंथ है जो हमारी वेवलेंथ निकाली जा रही है। ठीक, लेकिन अगर सोर्स ऑब्जर्वर की तरफ किसी vs स्पीड से मान लो दौड़ रहा है, तो ऐसा आपको लगेगा कि इसी t टाइम में v ऑफ सोर्स इनटू t के बराबर की दूरी हमारा सोर्स दौड़ गया। लेकिन इतनी ही देर में जो वेवलेंथ हमारे ऑब्जर्वर तक आई वही वेवलेंथ तो हमारे ऑब्जर्वर तक आई। मतलब जितने आपने यहां पर जो साउंड क्रिएट किया वही तो हमारे ऑब्जर्वर ने सुना। तो ऑब्जर्वर कुछ ऐसा साउंड सुन रहा है। अब देखें कि साउंड सोर्स यहां से साउंड क्रिएट करता है और आगे चला आता है और ये साउंड हमारे ऑब्जर्वर तक पहुंचता है, तो साउंड तो यही पहुंचेगा, पल्स तो यही पहुंचेगी। लेकिन जब तक हमारे ऑब्जर्वर के कानों में पहुंचेगी तो सोर्स हमारा यहां खड़ा होगा। तो ऑब्जर्वर क्या सोचेगा? ऑब्जर्वर सोचेगा कि साहब हमारा जो प्राणी है वो तो यहां खड़ा है और हमें ये सुनाई दे रहा है और सब कुछ इसी टी टाइम के अंदर अंदर हो रहा है। इसका मतलब वेवलेंथ तो सिर्फ इतना बचा, टोटल v इंटू टी था, ये vs इंटू टी है। तो जो अभी वेवलेंथ दिखाई दे रही है वो v इंटू टी माइनस vs इंटू टी होगा। जवाब है हाँ। तो अगर मैं अब वेवलेंथ को देखने लग जाऊं तो जो वेवलेंथ है वो v इंटू टी माइनस vs इंटू टी है। तो अगर मैं एपरेंट फ्रीक्वेंसी देखूं तो ये क्या बनेगी? तो ये क्या बनेगी? ये साउंड की स्पीड डिवाइडेड बाय नया वाला वेवलेंथ। हाँ, ये तो बात सही है, नई वाली वेवलेंथ बनेगी। साउंड की स्पीड में तो कोई चेंज आया नहीं है,
क्योंकि अगर ऑब्जर्वर से पूछो क्या साउंड की स्पीड बदल गई, तो ऑब्जर्वर कहेगा मीडियम सेम है, साउंड की स्पीड सेम है यार, हम कौन सा दौड़ रहे हैं। तो लैम्डा की वैल्यू डाल दो, v माइनस vs, और t कॉमन लेके बाहर, 1/t तो फ्रीक्वेंसी होता है, तो आपने v इंटू एफ नॉट लिख दिया और नीचे लिख दिया v माइनस vs। तो अब आपके पास फॉर्मूला बन गया ओरिजिनल फ्रीक्वेंसी इनटू साउंड की स्पीड डिवाइडेड बाय v माइनस सोर्स की स्पीड, ये बन गया आपके फॉर्मूला, एंड दिस इज द फाइनल रिजल्ट। बहुत अच्छी बात। अब इसी के केस में बच्चा आप दूसरा केस बना लीजिए। सेकंड केस क्या है? सेकंड केस आप कहिए कि अवे फ्रॉम ऑब्जर्वर अगर हमारा सोर्स दौड़ रहा है, क्या कहा गया? अवे फ्रॉम ऑब्जर्वर हमारा सोर्स दौड़ रहा है। अवे फ्रॉम ऑब्जर्वर में ये चीज जितना मैं राइट में लाया हूं उतना मुझे लेफ्ट में ले जाना चाहिए, तो जहां माइनस लगा है वहां प्लस लग जाएगा, क्योंकि हमारा पार्टिकल यहां पहुंचा होगा, तो ये जो चीज है इतनी लंबी बन गई होगी, और जब ये इतनी लंबी बन गई होगी तो यहाँ पे vt माइनस vs की जगह vt प्लस vst बन जाएगा, तो जो एपरेंट फ्रीक्वेंसी है वो बन जाएगी f नॉट v अपॉन v प्लस v ऑफ सोर्स। ये बन गया अवे में, अवे में प्लस लगेगा और टूवर्ड्स में माइनस लगेगा। आपको दिख रहा है कि जब नीचे वाली चीज ऐड हो रही है तो डिनोमिनेटर बढ़ रहा है तो नंबर घट रहा है, नीचे माइनस लगा है तो जब डिनोमिनेटर घट रहा है तो नंबर बढ़ रहा है। यानी टूवर्ड्स के केस में आपको दिखाई दे रहा है कि जो एपरेंट फ्रीक्वेंसी है वो ओरिजिनल फ्रीक्वेंसी से ज्यादा है, और अवे फ्रॉम द ऑब्जर्वर के केस में आपको दिख रहा है कि एपरेंट फ्रीक्वेंसी जो है वो रियल फ्रीक्वेंसी से, एक्चुअल फ्रीक्वेंसी से कम है। यानी जब भी कभी सोर्स ऑब्जर्वर की तरफ आएगा तो श्रिलनेस बढ़ जाएगी, फ्रीक्वेंसी बढ़ जाएगी, और जब सोर्स ऑब्जर्वर से दूर जाएगा तो फ्रीक्वेंसी घट जाएगी। यानी कि टूवर्ड्स के केस में एपरेंट फ्रीक्वेंसी बढ़ती है, और अवे के केस में आप देखेंगे कि जो फ्रीक्वेंसी है वो घट जाएगी। आप ध्यान रखें, जब आपके पास एम्बुलेंस आ रही है तो आपको लग रहा है कि जैसे श्रिलनेस बढ़ रही है और एम्बुलेंस दूर जा रही है, उसकी आवाज थोड़ी मोटी हो जाती है पहले के मुकाबले, उतनी चुभती नहीं कानों में। पुलिस का सायरन याद कर लीजिए, पास में आती तो ज्यादा चुभती, दूर जाती तो कम चुभती। अभी हमने जो मूव कराया है वो सिर्फ सोर्स को कराया है। सेकेंड केस बनेगा व्हेन सोर्स is at rest and observer is moving। ऑब्जर्वर फिर से दो तरह से मूव कर सकता है। पहला तरीका है टुवर्ड्स द सोर्स, और दूसरा तरीका है अवे फ्रॉम सोर्स। ठीक है ना? तो सबसे पहले क्या करें, टुवर्ड्स द सोर्स की कहानी पढ़ लेते हैं। तो फर्स्ट प्रॉब्लम टुवर्ड्स द सोर्स की देख लीजिए भाई साहब, टुवर्ड्स द सोर्स की देखो बच्चों, टुवर्ड्स द सोर्स की बात है। मान लो कि ये सोर्स है, मान लो कि ये ऑब्जर्वर है, यहां से कोई साउंड इनके पास आ रहा है किसी v स्पीड से, और सोर्स जो है वो रेस्ट पर है, लेकिन ऑब्जर्वर तो दौड़ रहा है किसी v स्पीड से। v क्या है? वेलोसिटी ऑफ ऑब्जर्वर। क्या ऑपोजिट डायरेक्शन में साउंड और ऑब्जर्वर दौड़ रहे हैं? जवाब है हाँ। तो ऑब्जर्वर को साउंड की स्पीड ज्यादा नहीं लगेगी, लॉजिकली लगेगी। अगर साउंड इधर आ रहा है और हम इधर जा रहे हैं तो रिलेटिव वेलोसिटी का कांसेप्ट लगाओगे तो दोनों की वेलोसिटी ऐड होगी, तो हम कहेंगे रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ साउंड विद रिस्पेक्ट टू ऑब्जर्वर। ऑब्जर्वर की रिस्पेक्ट में रिलेटिव वेलोसिटी क्या होगी? तो हम कहेंगे होगी v प्लस v नॉट। अब ध्यान देना, इसी में जब हम अवे फ्रॉम द सोर्स की बात करेंगे तो साउंड भी यहीं आ रहा है और
ऑब्जर्वर भी इधर जा रहा है तो रिलेटिव वेलोसिटी के हिसाब से माइनस आ जाएगा, तो जहां v प्लस वी नॉट है वहां v माइनस वी नॉट आ जाएगा, तो सेम फॉर्मूला बनेगा, साइन बदल जाएगा। चलो कोई दिक्कत नहीं, वेलोसिटी तो निकाल ली। हम जानते हैं कि जो ओरिजिनल फ्रीक्वेंसी वो होगी v अपॉन लैम्डा। अच्छा एक बात ध्यान देना कि लैम्डा में कोई परिवर्तन नहीं आ रहा है, ठीक है, अच्छी बात है। लेकिन अब जो एपरेंट फ्रीक्वेंसी वो क्या है, नई वाली वेलोसिटी अपॉन वही पुराना लैम्डा। तो पुराने लैम्डा की वैल्यू क्या है, यहां से पुराने लैम्डा की जो वैल्यू है वो है v अपॉन एफ नॉट। तो ये बना v प्राइम अपॉन v अपॉन एफ नॉट, अपॉन वाला एफ नॉट ऊपर चला गया, एफ नॉट यहां रहा और v प्राइम की जगह क्या लिखा बेटा, v प्लस वी नॉट अपॉन v। अरे वाह, एपरेंट फ्रीक्वेंसी आ गई साहब। जितना ज्यादा v नॉट होगा उतनी ज्यादा एपरेंट फ्रीक्वेंसी आएगी, यानी ऑब्जर्वर जितना तेज सोर्स के पास जाएगा उतनी ज्यादा श्रिलनेस, उतना ज्यादा फ्रीक्वेंसी वो परसीव करेगा, ठीक है। सेकंड कहानी क्या है, सेकंड कहानी है अवे फ्रॉम सोर्स की। अवे फ्रॉम सोर्स की जो स्टोरी है बेटा वो एग्जैक्टली सेम है, बस अंतर क्या आने वाला है कि हम वही करेंगे। रिलेटिव वेलोसिटी का केस अगर आपको दिखाया जाए तो रिलेटिव वेलोसिटी में आप कहेंगे कि v माइनस वी नॉट बनेगा। कॉमन सेंस है कि नॉर्मल ऑब्जर्वर हम तुम हैं, गाड़ी वाड़ी से चल रहे हैं तो साउंड की स्पीड से तो तेज नहीं दौड़ पाएंगे, सोनिक बूम क्रिएट कर दिया हमने, वो तो नहीं कर पाएंगे, तो उस कॉन्सेप्ट को हम छोड़ रहे हैं, v माइनस वी नॉट ही मान रहे हैं, साउंड की स्पीड को ज्यादा मान रहे हैं। तो जो हमारा f प्राइम आएगा एग्जैक्टली सेम चीज है, दैट इज f नॉट, और वही डेरिवेशन आप रिपीट कर दीजिए, दैट इज v माइनस वी नॉट अपॉन v। तो हमने दूर जाने के दोनों केसेस पढ़े और पास आने के दोनों केसेस पढ़े। जब ऑब्जर्वर दूर जा रहा है, जब सोर्स दूर जा रहा है, जब ऑब्जर्वर पास आ रहा है और सोर्स पास आ रहा है, आप देखें कि जितना ज्यादा आप इस v नॉट को बढ़ाएंगे उतना ज्यादा एपरेंट फ्रीक्वेंसी घटेगी। क्लियर मेरी बात, माइनस हो रहा है इस वजह से, यानी जितना तेज सोर्स से दूर जाएंगे श्रिलनेस उतनी कम होती जाएगी। जो फ्रीक्वेंसी का डिफरेंस आ रहा है, ये फ्रीक्वेंसी का डिफरेंस आना ही डॉपलर इफेक्ट कहलाता है, ड्यू टू रिलेटिव मोशन बिटवीन सोर्स एंड ऑब्जर्वर। ये छोटा सा डेरिवेशन आई होप आसानी से कैच किया होगा, ठीक, अच्छी बात। एक जनरल फॉर्मूला होता है वो बता देता हूं। जनरल फॉर्मूला फॉर डॉपलर्स इफेक्ट। डॉपलर इफेक्ट का जनरल फॉर्मूला क्या मतलब है इन बातों का, मतलब एक ऐसा फॉर्मूला बना लिया जाए जो सोर्स के पास आने दूर जाने दोनों केस को एक ही फॉर्मूला हैंडल करे, ऑब्जर्वर के पास आने दूर जाने को एक ही फॉर्मूला हैंडल करे। तो चलो मैं पहले चारों फॉर्मूलाज आपके सामने लिख देता हूं। तो f प्राइम की वैल्यू आ रही थी f नॉट v अपॉन v माइनस v ऑफ सोर्स, और दूसरी आ रही थी f नॉट इक्वल टू f v अपॉन v प्लस v ऑफ सोर्स। अब देखें कि ये पास आने का केस था, ये दूर जाने का केस था। ऑब्जर्वर के चलने के केस में क्या क्या केस बन रहा था, ऑब्जर्वर के में पास आने का केस बन रहा था v प्लस वी नॉट अपॉन v, और यहां केस बन रहा था ऑब्जर्वर के दूर जाने में v माइनस वी नॉट अपॉन v। ये केसेस बन रहे थे चारों, मैं चारों को क्लब कर रहा हूं। तो देखना एक f प्राइम का फॉर्मूला क्या बनेगा, f नॉट v प्लस माइनस वी नॉट और v प्लस माइनस v साउंड। ये पास आना है, पास आएंगे तो माइनस होगा, माइनस होगा तो बढ़ेगा। ये दूर जाना है, ये पास आना है और ये दूर जाना है। तो देखें कि जब सोर्स चल रहा था तो माइनस में पास आते थे और जब ऑब्जर्वर चल रहा है तो प्लस में पास आ रहा है। इसका मतलब यहां पे मुझे साइन को परिवर्तित करना है, हमें लिखना है v माइनस प्लस वी एस, इस तरह से। अब ध्यान दें, ये जनरल फॉर्मूला बन गया साहब। अगर सोर्स स्टेशनरी है तो vs खत्म, फॉर्मूला देखें आप ऑब्जर्वर वाले बन जाएंगे, इसको छुपा लो, बन गया फॉर्मूला वही। अब अगर ऑब्जर्वर स्टेशनरी है
तो VO छुपा लो, तो बन गया सोर्स वाला फॉर्मूला। देखो अच्छा ये तो बन ही गया, कोई दिक्कत की बात नहीं। अब क्या कहा जा रहा है, गौर से देखना, अगर ऑब्जर्वर दूर जा रहा है तो माइनस इस्तेमाल कर लीजिए, ऑब्जर्वर पास आ रहा है तो प्लस इस्तेमाल कर लीजिए, सोर्स पास आ रहा है तो माइनस इस्तेमाल कर लीजिए, सोर्स दूर जा रहा है तो प्लस इस्तेमाल कर लीजिए। अब इसमें साइन कन्वेंशन बेसिकली आपको याद करना रह गया है, जो आपको समझ आया तो आप कहेंगे ऑब्जर्वर अवे जाएगा तो नेगेटिव इस्तेमाल करेंगे, अगर टूवर्ड्स आएगा तो पॉजिटिव इस्तेमाल करेंगे, सोर्स अवे जाएगा तो पॉजिटिव इस्तेमाल करेंगे, टूवर्ड्स आएगा तो नेगेटिव इस्तेमाल करेंगे। बस 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 खेल खत्म, पैसा हजम, हो गया काम, टिंग भैया बात बन गई। ये जनरल फॉर्मूला बन गया। अब जनरल फॉर्मूला क्या कह रहा है, कोई भी केस दे दो डॉपलर इफेक्ट का और डॉपलर इफेक्ट का काम हो जाएगा। तो हम इस फॉर्मूले को बोलेंगे जनरल फॉर्मूला फॉर ऑल केसेस। सारे ही केसेस के लिए सिंपल सरल जनरल फॉर्मूला है। आपको खेलना है इसके साथ, खेलते रहिए, पेपर में सवाल जरूर आएगा तो लिख लीजिएगा, खेल के तब पैसा जब आगे चलो। क्या कह रहा है, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ साउंड, कौन कौन सी प्रॉपर्टीज हैं जिनसे हम साउंड को पहचानते हैं और दो डिफरेंट सोर्सेस के साउंड्स को हम डिस्टिंग्विश कर पाते हैं कि हाँ ये अलग है और ये अलग है। जैसे गिटार और तबला अलग अलग साउंड है, आप सुनकर पहचान सकते हैं कि ये तबला है गिटार, कैसे पहचान पाते हैं, तो तीन चीजें हैं उसमें मैं आपको बोलता हूं। पहली चीज है लाउडनेस, दूसरी चीज है पिच, तीसरी चीज है क्वालिटी, और क्वालिटी का ही नाम है टिम्बर। ये तीन कैरेक्टरिस्टिक्स हैं जिनसे हम किसी भी दो साउंड को डिस्टिंग्विश कर पाते हैं। हाँ भैया तुम कौन हो और तुम कौन। तो किसकी किसकी बात करें, सबसे पहले लाउडनेस की बात करते हैं। लेट्स टॉक अबाउट लाउडनेस फर्स्ट। लाउडनेस जो भी है वो क्या है समझना, लाउडनेस डिपेंड करती है इंटेंसिटी पे, और इंटेंसिटी डिपेंड करता है एम्पलीट्यूड के स्क्वायर पे। ये हम लोगों ने देखा है इंटरफेरेंस पढ़ने के टाइम पर। तो आपका लाउडनेस भी डिपेंड करेगा एम्पलीट्यूड के स्क्वायर पे। क्लियर है मेरी बात, जवाब है हाँ। लाउडनेस, किसी एक लेवल लाउडनेस L1 और L0 का जो डिफरेंस होता है इसको बोलते हैं लेवल ऑफ साउंड। L0 क्या है, वो मिनिमम लाउडनेस जो हम सुन सकते हैं, और इसे अब हम नाम दे देंगे कैपिटल L, और इसका एक फॉर्मूला होता है कि log I/I0, जिसका बेस 10 होना चाहिए इस तरह से, और यहां पे हम लगा लेते हैं डेसिबल, इसकी यूनिट है डेसिबल, लेवल ऑफ साउंड की। जबकि लाउडनेस की जो यूनिट है वो फॉन होती है। कुल मिला के बात इतनी है कि अगर कोई साउंड आ रहा है, ये सब तो कोर्स का हिस्सा नहीं है, जो हिस्सा है समझने का वो ये कि अगर एम्पलीट्यूड ज्यादा है तो हम कहेंगे इफ एम्पलीट्यूड इंक्रीजेस, तो जो साउंड हमारे कानों में आ रहा है हमारे ईयर ड्रम को ज्यादा एम्पलीट्यूड से हिलाएगा, तो कॉक्लिया का लिक्विड ज्यादा तेज हिलेगा, तो ज्यादा इलेक्ट्रिकल सिग्नल बनेंगे, स्ट्रॉन्ग एम्पलीट्यूड के सिग्नल बनेंगे। और वो स्ट्रॉन्ग एम्पलीट्यूड के सिग्नल अगर हमारे ब्रेन में जाते हैं, हम लेते तो बहुत तेज आवाज आ रही है क्योंकि करंट ज्यादा है, वही चीज पीक वैल्यू बढ़ाता है। अच्छा, तो लाउडनेस जो है वो आवाज कितनी ज्यादा एनर्जी हमारे कानों में गिर रही है, कितनी कम एनर्जी हमारे कानों में गिर रही है, ये बताता है। कारण सुना क्या है कि इंटेंसिटी का एक छोटा सा फॉर्मूला होता है एवरेज इंटेंसिटी का, 2π²A²F² ρV, एवरेज इंटेंसिटी का फॉर्मूला है। सारा तमाशा है इंटेंसिटी इज प्रोपोर्शनल टू A²। एडवांस के सिलेबस में पढ़ाते हैं, बोर्ड में नहीं है, ध्यान रखें, बस ये तमाशे के लिए बता दिया। कुल मिला के उतनी ही बात है जो वहां लिखी है, नथिंग स्पेशल। लेवल ऑफ साउंड की यूनिट डेसिबल, और भाई साहब की यूनिट लाउडनेस की फॉन, ये SI यूनिट है, ध्यान रखें। अच्छा एक बात ध्यान रखें, 0 डेसिबल से लेकर
हम लगभग 80 डेसिबल तक इज्जत के साथ सुन सकते हैं। यहाँ हमारे कानों को बहुत खास इरिटेशन नहीं होता। हम जो आपस में बातचीत करते हैं, जहाँ पे बहुत सभ्यता भरी बातें होती हैं, वहां पर हम कहते हैं कि हम लगभग 30-40 डेसिबल के आसपास बातें कर रहे हैं। 40 के आसपास शानदार गाने बज रहे होते हैं। अच्छा, ये 80 डेसिबल क्या है? ये लड़ाई झगड़े वाली बातें हैं, जैसे कोई लाउड स्पीकर बजाते हैं। और 120 डेसिबल क्या है? नॉइस पॉल्यूशन है। 120 डीबी का जो लेवल ऑफ साउंड है, नॉइस पॉल्यूशन। कान फट सकते हैं, आपको साइकिल का असर हो सकता है, आपके दिमाग पर असर हो सकता है। इसलिए इतना तेज साउंड नहीं बजना चाहिए। अगली कहानी करते हैं, पिच क्या है। जब आप इस पिच से सवाल पूछेंगे तो पिच आपसे कहेगी कि श्रिलनेस ऑफ साउंड के बारे में बताया जा रहा है। अब कोई बच्चा कहेगा कि श्रिलनेस क्या होता है? हालांकि आप सब श्रिलनेस के बारे में जानते हैं। आवाज कितनी पतली चीखती हुई है, जैसे गिटार बजे तो पतली आवाज है, तबला बजे मोटी आवाज है, वो श्रिल आवाज, पतली आवाज गिटार की श्रिलनेस है। और श्रिलनेस कब बढ़ती है? जैसे जैसे आप साउंड की फ्रीक्वेंसी बढ़ाएंगे, श्रिलनेस बढ़ेगी, यानी कि पिच बढ़ती चली जाएगी, और आप कहेंगे कि साउंड ज्यादा श्रिल है। और सिंपली हमारी जो पिच है वो सिर्फ और सिर्फ फ्रीक्वेंसी पर डिपेंड कर रही है। ग्रेटर द फ्रीक्वेंसी इज ग्रेटर इज द पिच। तो कॉमन सेंस से लड़के और लड़कियों की आवाजों में जनरली देखा जाता है, ऐसा नहीं कि लड़कों की आवाज पतली नहीं होती, लड़कियों की मोटी नहीं होती, पर जनरली देखा जाता है लड़कों की आवाज भारी है, मोटी है, क्योंकि फ्रीक्वेंसी कम है, और लड़कियों की आवाज थोड़ी पतली है, क्योंकि फ्रीक्वेंसी ज्यादा है। गिटार की फ्रीक्वेंसी कम ज्यादा है, इसलिए श्रिलनेस भी ज्यादा है, पिच भी ज्यादा है। तबले की फ्रीक्वेंसी कम है तो उसकी श्रिलनेस भी कम है, पिच भी कम है। ठीक, इससे पहचानते हैं। मान लीजिए दो साउंड क्रिएट किए और दोनों सेम फ्रीक्वेंसी के हैं और सेम लाउडनेस के हैं, तो अलग अलग कैसे करोगे? तो अलग अलग करेंगे बेटा क्वालिटी से। क्वालिटी रिफर करती है वेव फॉर्म को। अरे अगर तुमने सेम फ्रीक्वेंसी और सेम एम्पलीट्यूड के साउंड क्रिएट किए, पर आप एक साउंड साइनसोइडल टाइप का बना रहे हैं और एक साउंड ऐसा ट्रायंगल बना रहे हैं, एम्पलीट्यूड मैंने दोनों का बराबर दे दिया आपको और फ्रीक्वेंसी भी दोनों की बराबर दे दी, पर वेव फॉर्म तो अलग है, और वेव फॉर्म अलग है, इस वजह से इसका साउंड अलग तरह का सुनाई देगा और इसका साउंड अलग तरह का सुनाई देगा। दो डिफरेंट सोर्सेस से एक ही जैसा वेव फॉर्म क्रिएट कर पाना इम्पॉसिबल। इस वजह से जब भी दो लोग बोलेंगे तो आवाज मैच नहीं करेगी। मिमिक्री आर्टिस्ट जो हैं वो बोलने के तरीके पर बहुत काम करते हैं, आवाज मैच नहीं करते हैं, क्योंकि आप इतनी आवाज मैच कर ही नहीं सकते। जैसे पियानो का एग्जांपल आपको बताता हूं। ये वेव फॉर्म है पियानो का। अब फ्रीक्वेंसी रख लो सेम, एम्पलीट्यूड रख लो सेम, कहां मैच कर रहा है? म्यूजिक क्या होता है और नॉइज क्या होता है? ये पियानो है, रेगुलर दिखाई दे रहा है, बहुत लाउड नहीं है, रेगुलर पैटर्न है, रिपीटिंग पैटर्न है, म्यूजिक है, लेकिन ये नॉइस है, कोई रेगुलर पैटर्न नहीं है और कुछ भी कम ज्यादा कुछ भी हो रहा है जो कानों को चुभ भी रहा है। वेव फॉर्म डिस्टॉर्टेड है, खरखराती आवाज आ रही है, लाउडनेस के अजीबोगरीब है, कोई रेगुलर पैटर्न नहीं है, तो हम कहेंगे कि ये नॉइस है और पीछे वाली कहानी म्यूजिक थी, कितना वेल पैटर्न है। तो ये तीन हमारे पास कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, इनको इतना ही पढ़ना है, इससे ज्यादा नहीं पढ़ना। डीप में बहुत दिया जा सकता है, पर ये हमारा अगला प्रोग्राम रहेगा। जैसे जैसे हम समय आएगा हम आपको और रिवील करेंगे कि आगे आरटी एकेडमी पर आपके लिए कॉम्पिटिटिव लेवल पे हम क्या लाने वाले हैं, जिसमें बहुत डिटेल में ये सब हम करेंगे। लेकिन फिलहाल बोर्ड्स के स्टैंडर्ड के हिसाब से हमें सिर्फ क्वालिटेटिवली ये चीजें पढ़नी है, क्वांटिटेटिवली बहुत डिटेल में जाके फॉर्मूला वगैरह हमके नहीं देखने, तो हम यहाँ पर रुकते हैं। हमने साउंड के पूरे चैप्टर को डिटेल में कवर किया, कंप्लीट किया। अब इस लेक्चर को यहाँ खत्म भी करना चाहिए, क्योंकि खत्म करेंगे तभी तो आगे बढ़ेंगे। अननेसेसरी टाइम लेते हुए चैप्टर को खत्म करते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग अगेन एंड अगेन एंड अगेन। फॉलो अस फॉर फुल सिलेबस कवरेज। अगले प्रोग्राम का इंतजार करेंगे, लेकिन उससे पहले कोर्स क्योंकि खत्म हो गया है तो आपके लिए कुछ क्वेश्चंस की सीरीज और सैंपल पेपर की सीरीज लाना बाकी है। सैंपल पेपर के लिए स्टे ट्यून करें, हमें हमेशा हमारे साथ रहें। आरटी एकेडमी को शेयर करें, सब्सक्राइब करें, फॉलो करें, अपने दोस्तों को शेयर करें, क्योंकि सैंपल पेपर कैसे अप्रोच करना है वो हम आपको आगे आने वाले वीडियोस में समझाएंगे। मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर को। टिल देन आपका बहुत बहुत शुक्रिया।